Hello guys, welcome back to our channel Talk Table. So here we are with Mr. Wajid Ali sir, former badminton player. So please welcome Wajid sir. Welcome sir to our channel. So, थैंक यू। let's start with your introduction sir. मेरा नाम वाजिद अली है। मैं इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर हूँ। बेसिकली यूपी मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव बरवाला से हूँ और मैंने 2012 में बैडमिंटन खेलना शुरू किया था। उसके बाद फिर अपना लगातार बैडमिंटन खेलते खेलते मैंने लास्ट टाइम जो मेरा खेलने का एक्सपीरियंस रहा, और 2019 के बाद मोस्टली गेम छोड़ दिया है। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने अपना गेम डिसकंटिन्यू किया है। अभी 2 साल से थोड़ा गेम के कनेक्ट में नहीं हूँ। अभी मैं अपनी पर्सनल बैडमिंटन एकेडमी चला रहा हूँ जो इंदौर में ब्रदर्स बैडमिंटन के नाम से है। तो सर आपने कभी ऐसा सोचा था जब आपने स्टार्ट किया था खेलना, तो आपने कभी सोचा था कि आप एक ऐसा आपको मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में कि आपको बैडमिंटन छोड़ के फिर एक कोचिंग लाइफ चूज करनी पड़ेगी आपको? नहीं, कभी नहीं। एक्चुअली क्या है ना, ये कभी कोई नहीं सोचता है। राइट। और ये खिलाड़ी की मजबूरी भी होती है कुछ तरीके से, और एक तरीके से देखा जाए तो कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है कि जिसकी वजह से उसको गेम ब्रेक करना पड़ता है और कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जो वो कभी नहीं करना चाहता। ये आपको भी पता है, बैडमिंटन एक बहुत कॉस्टली गेम है और इसमें हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। और एक तरीके से रिजल्ट के बेस पे भी देखा जाए तो अगर आप कंटिन्यू गेम खेल रहे हो और खेलते खेलते अगर आपका रिजल्ट कंटिन्यू आ रहा है तो आपको पॉजिटिव फीलिंग मिलेगी, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में मिलेगा। अदरवाइज आपके मन में, अगर आप मेहनत कर रहे हो, सब कुछ पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो निगेटिविटी बहुत आ जाती है दिमाग में, और थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट भी कम हो जाता है। फैमिली वाले बोलते हैं नहीं यार बस बहुत हो गया अभी। Have you ever faced that time जब फैमिली ने आपको बोला हो कि इतना क्यों हर बार स्पोर्ट, हर बार गेम, कभी पढ़ाई में भी फोकस कर दिया करो एंड एवरीथिंग? एक्चुअली इसका एक मजेदार किस्सा है। वो मैं ना मैथ में बहुत वीक था। मुझे मैथ कभी नहीं आता था, मतलब मैथ में और इंग्लिश में थोड़ा मेरा हाथ हमेशा से तंग रहा है। मैंने उसकी वजह से गेम सेलेक्ट किया था, क्योंकि मुझे मैथ में ना कभी भी अगर 100 मार्क्स का एग्जाम है या कुछ भी है तो मेरे को पास होना बहुत भारी हो जाता है कि शायद 37 मार्क्स लाने होते हैं। तो उसकी वजह से मुझे बहुत तो ये मैथ की वजह से मेरा स्पोर्ट्स में ज़्यादा था कि उसमें कुछ पढ़ना नहीं है, बस खेलना है और खेल के रिजल्ट देना है। एक छोटा सा टूर्नामेंट हुआ था अपने यहाँ, मेरे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्कूल है, लक्ष्य एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स स्कूल। उसमें एक छोटा सा CBSE का एक टूर्नामेंट हुआ था। तो उसमें पहली बार मैंने 2010 में पार्टिसिपेट किया था। तब हम गाँव में ही खेलते थे, तो गांव में ऐसे रस्सी बांध ली और नेट बांध के कुछ भी ऐसे प्रैक्टिस करते थे। तो उस टाइम पे 2010 में मैंने एक टूर्नामेंट खेला CBSE के जो जोन था हमारा एक, उसमें हम लोग फाइनल जीते थे। तो प्रिंसिपल ने भी बहुत अप्रिशिएट किया, फिर पेरेंट्स को भी लगा, और न्यूज़पेपर वगैरह फोटो आती है तो सब आसपास के गांव वाले सब देखते हैं तो लगता है नहीं बंदा मेहनत कर रहा है, बच्चा मेहनत कर रहा है, इसको आगे लेके जाना चाहिए। तो उसके बाद एक मेरे कोच थे मोहित मलिक, उन्होंने मुझे थोड़ा सपोर्ट किया, गाइड किया। फिर हम लोग लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज का ट्रायल दिया 2011 में। फिर 12 में मैं 2012 में मैं इलाहाबाद हॉस्टल में, जो अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। वो गवर्नमेंट हॉस्टल है, स्टेट गवर्नमेंट। फिर वहाँ से अपना थोड़ा करियर का थोड़ा शुरुआत हुआ। उसमें हमारे कोच थे जो प्रदीप कुमार तिवारी सर। तो कभी पेरेंट्स ने नहीं बोला आपको कि क्यों स्पोर्ट्स में क्यों जा रहे हो, पढ़ाई कर लो? बहुत बोला। एक्चुअली क्या है ना, पेरेंट्स का तो बोल सकते हैं कि बोला ही है। आसपास के जो एटमॉस्फेयर रहता है ना हमारा, जो आसपास के मोहल्ले वाले होते हैं या फिर अपनी फैमिली वाले होते हैं, जो अदर मतलब ताऊ चाचा वगैरह जो सब होते हैं, वो लोग ज्यादा बोलते हैं कि नहीं कैरियर खराब कर रहा है। कितने लोगों ने स्पोर्ट्स का कैरियर खराब किया है। लेकिन फिर भी मुझे कभी उनकी बातों का वो लगता था, लेकिन फिर इग्नोर करता था। चलो कोई नहीं, तो अपने खेलने पे ध्यान दो, रिजल्ट दो। और मेरा भाई का इसमें सबसे बड़े रोल रहा है, बड़े भैया का, जो साजिद अली नाम है उनका सबसे बड़ा रोल रहा है। उन्होंने मुझे कभी निगेटिव फीलिंग नहीं दी, ना कभी निगेटिव थॉट दी, हमेशा पॉजिटिव वे में समझाया है। उन्होंने हमेशा बोला है कि तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। बहुत बार ऐसा हुआ है कि पापा ने भी बोला यार बस कर, तू पढ़ाई कर ले, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हैं, पढ़ाई कर लेगा तो कुछ कर लेगा, स्पोर्ट्स में कहाँ तक जाएगा, इतनी पॉलिटिक्स है, इतना पैसा लगता है। तो ये सारी चीजें भी रही है। लेकिन मेरा जो हमेशा से सपोर्ट रहा है, वो मेरे भाई रहे हैं। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट करके हमेशा
स्पोर्ट्स के उसमें मोटिवेट किया है कि नहीं नहीं तुम खेलो, मैं हूँ। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग सर। जैसे अभी आपने बोला पॉलिटिक्स का, आपके फादर ने बोला आपको कि पॉलिटिक्स वगैरह ज्यादा है, तो आपके क्या थॉट्स हैं सर इस पे? मतलब ऐसा स्पोर्ट्स 100% सभी जानते हैं कि 100% ट्रू, आपने कभी ऐसा 100% ट्रू है, क्योंकि आप बहुत बार फेस हुआ भी है ऐसा। एक्चुअली क्या होता है ना, बैडमिंटन का गेम बहुत इजी नहीं है, इसमें हर चीज़ के लिए आपको एक तो 100% मेहनत के बाद भी आप ये श्योर नहीं हो सकते कि आप स्टेट चैंपियन बन जाओगे। आप अपना 100% देते हो, आप हर चीज़ में, आपकी फैमिली 100% देगी, फाइनेंशियली भी, और आपको हर चीज़ जो चीज़ें आपको एक एकेडमी की फीस के अलावा भी आपको जो चीज़ें होती हैं प्रोवाइड करनी होती है, घर वाले प्रोवाइड करते हैं, शूज़ हो गया, रैकेट हो गया, और बहुत सारी चीज़ें जो बहुत कॉस्टली होती है। उसके बावजूद भी अगर आप पूरा साल मेहनत करने के बाद अगर आप स्टेट चैंपियन नहीं बनते तो आप थोड़ा सा ना डिसमोटिवेटेड हो जाते हो, और आपका दिमाग में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आ जाती है कि नहीं यार, इतना मेहनत करने के बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और उसमें जो मैंने पॉलिटिक्स की बात की है वो ये की है, उसमें एक तो कभी कभी ड्रॉ में पॉलिटिक्स होती है, कभी नहीं, मोस्टली होती है। जैसे अगर अपन ड्रॉ की बात करें तो अगर 8 प्लेयर अच्छे हैं, अगर मुझे पॉलिटिक्स होती भी है जैसे किसी भी स्टेट में या किसी में, तो 6 प्लेयर ऊपर डाल दिए जाते हैं ऊपर वाले ड्रॉ में, और 2 प्लेयर नीचे, वो आराम से क्वार्टर सेमी खेल जाते हैं। और जो 6 प्लेयर अच्छे होते हैं, जैसे अगर हम लोग बहुत अच्छे 6 हैं तो हम लोग आपस में 6 के 6 खेल के एक ही ऊपर जाएगा। तो जो 5 हो गए वो तो उनका तो मेहनत, वो तो ये लगेगा ना मैंने मेहनत कम की, और फिर उनके चीज़ों, उनके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आएंगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं पॉलिटिक्स में भी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपकी एंट्री नहीं जाती, आपने एंट्री कराई, सब कुछ हो गया, लेकिन आप वहाँ पे जाके देखते हो कि आपकी एंट्री नहीं है। तो सर अदर देन पॉलिटिक्स कभी आपने रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया है, कास्टिज्म को कभी भी? ये होता है, ये भी देखने को मिला है। एक्चुअली क्या है ना, मैं एक मुस्लिम हूँ, तो वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। हर कोई शो नहीं करता इसको, लेकिन दिमाग में रखता है, दिल में रखता है कि नहीं नहीं ये तो वो है, और ये है, ये आगे ना चला जाए सर। तो वो आपको फील हो जाता है, कभी आपको आपके सामने कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आपको इनडायरेक्टली फील हो जाता है वो चीज़ कि हाँ ये चीज़ हो रही है मेरे साथ। तो ऐसे मैं बोलूँगा नहीं, बाकी फेस हुआ है ऐसे बहुत बार। ये तो आपका लेवल एकदम टॉप पे हो, तब आपको कोई उसको डिजर्व करेंगे, आपको सैल्यूट भी करेंगे, आपको झक मार के अंदर भी लेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ ना, तो आपकी चीजें, ये चीज भी आने लगती है। वो तो मजबूरी में लेते हैं, जब आप टॉप पे होते हैं ना, तब तो आपको मजबूरी में लेते हैं कि नहीं नहीं ये बंदा टॉप पे है, इसको तो लेना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। राइट, वो भी चीज अलग है। लेकिन थोड़ा सा भी आपको इधर उधर हुआ तो चीजें फेस करनी पड़ती है आपको। और ये तो वो बोलते हैं ना, विधि का विधान है, करना पड़ेगा। सर आपका सबसे अच्छा सपोर्टर कौन रहा है? मेरा भाई, कोई कोच? बड़े भैया मेरे, हाँ मेरे कोच फेवरेट थे ना, एक हमारे जो कोच हैं विभाग के, AR अंसारी सर, हमेशा से मेरे फेवरेट और आइडियल एकदम। और एक हमारे हैं हैदराबाद के गोवर्धन रेड्डी सर, ये हमेशा से मेरे दोनों फेवरेट रहे हैं हमेशा से, जिनको मैं हमेशा से अपना आइडियल भी मानता हूँ। और मतलब इनके साथ रह के मुझे कभी इस तरह की फीलिंग नहीं आई, कभी भी कोई कास्ट की, पॉलिटिक्स की, या फिर किसी भी तरह की। और बहुत से लोग बोल देते हैं कि अंसारी सर को तुम फेवरेट इसलिए बोलते हो कि क्योंकि वो मुस्लिम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, बोल देते हैं ऐसे बहुत सारे लोग। और जैसे तो गोवर्धन सर हैं, उनका डेडिकेशन देख के, उनकी मेहनत देख के, एक्चुअली क्या होता है ना, जब मैं हैदराबाद, हम लोग ट्रेनिंग के लिए गए थे 2015 में 16 में, तो हमारे सेशन इस तरीके से होते थे, और हमसे पहले हमारे कोच होते थे ग्राउंड पे। जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे सेशन मॉर्निंग 3 बजे हुए हैं, 3 बजे सेशन हुआ है, तो 3 बजे सेशन तो स्टार्ट हुआ है। हम लोग को उठना कितने बजे होता था? 2 बजे उठ के हम लोग रेडी होके 3 बजे सेशन पर, और हम लोग देखते थे, हम लोग जाते थे झूलते हुए, चलो ठीक है, और देखते थे हमारे कोच रेडी खड़े, गोवर्धन सर 3 बजे रेडी रहते थे एकदम फुल एनर्जी के साथ। तो ये सारी चीजों से उन्होंने बहुत, और ये नहीं कि एक पर्टिकुलर एक बंदे को ही आप सिखा रहे हो या कर रहे हो, हर एक बंदे भी एक छोटी छोटी चीजों को लेकर के, अगर सपोज दैट मेरी स्टेपिंग सही नहीं है तो मेरी स्टेपिंग पे वर्क के लिए वो मुझे अलग कोड पे भेज दिया कि नहीं नहीं तुम इस पे काम करोगे। अगर मेरा स्ट्रोक बैकहैंड सही नहीं है, या मेरा ड्रॉप सही नहीं है, ड्रिबल कुछ भी अगर है, तो वो एक छोटी छोटी चीजों को लेकर काम करते हैं। इसलिए उनका मुझे बहुत, हमेशा से उनका ये व्यवहार भी, और उनका कोचिंग करने का तरीका, और हम लोग को मोटिवेट करने, कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला कि जैसे हम लोग हार जाते थे, भाई यार तुम क्या कर रहे हो, नहीं, उन्होंने कहा कुछ कमी नहीं हुई, कुछ ना कुछ, हमेशा वो मोटिवेट करने के बाद, कभी भी ये नहीं किया कि तुमको तुम्हारा
हाँ, दिल तोड़ दिया कि नहीं तुम क्या खेले हो, क्या बदतमीजी की। वैसे कई बार 2-3 बार हमारे साथ गोवर्धन सर गए भी हैं टूर्नामेंट में। तो जैसे एक्चुअली हम सिंगल्स की प्रैक्टिस करते थे और मेरे साथ ऐसे 5 से 6 बार ऐसे हुआ है कि हम लोग सिंगल्स में ना क्वालिफाई करके डबल्स में हमेशा क्वालिफाई किए। हो जाता है। लगातार बैक टू बैक प्रैक्टिस सिंगल्स ही की है और खेलने गए डबल्स तो सिंगल्स छोड़ के डबल्स में क्वालिफाई हो गया। कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि उन्होंने हमें यही बोला है कि नहीं नहीं तुम सिंगल्स छोड़ो डबल्स के लिए बोलो। उन्होंने कहा ये एक पार्ट है। आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप ऐसा तो होता है कि बेसिकली आप डबल्स ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप डबल्स प्लेयर हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप वो काम कर जाते हो जो जिसकी आपको खुद भी उम्मीद नहीं होती। राइट। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे डबल्स ही शुरू कर दिया, सिंगल्स मोस्टली छोड़ ही दिया। तो डबल्स खेले, फिर डबल्स में मिक्स डबल्स में मैं जूनियर इंडिया खेला हूँ और उसके बाद फिर मैं डबल्स में कंटिन्यू बैक टू बैक 4 से 5 टूर्नामेंट इंटरनेशनल खेला हूँ, जिसमें नेपाल इंटरनेशनल में हमने प्री क्वार्टर खेला था। वेरी गुड। अभी ऐसी क्या चीज़ है जब आपने स्पोर्ट स्टार्ट किया था तब से अभी तक जो आपको नहीं मिली आपके करियर में, वो आप बच्चों को देना चाहते हैं, आपके स्टूडेंट्स को? ये तो नहीं बोल सकते कि प्रॉपर नहीं मिली, लेकिन हमेशा नहीं मिली, जो मिलते रहना चाहिए। जैसे एक प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर गाइडेंस और किस तरीके से क्या चीज़ करनी है, क्या काम करना है, ट्रेनिंग कैसे करनी है। अभी क्या था कि हम लोग सरकारी हॉस्टल में रहे, वहाँ पे कोचेस बदलते रहते थे, हर कोचेस का अपना सिखाने का, कराने का अलग तरीका होता है। फिर हमने धीरे धीरे एकेडमीज चेंज की कि हम लोग कभी बेंगलोर चले गए, फिर हम कई बार ऐसे लखनऊ ट्राई किया, फरीदाबाद ट्राई किया, हैदराबाद चले गए। तो अलग अलग जगह अलग अलग एटमॉस्फेयर रहता है, ट्रेनिंग करने का तरीका भी अलग रहता है। तो हमेशा से एक तरीके से ये नहीं हुआ कि भाई फैमिली ने भेजा कि प्रॉपर एकेडमी में भेजा और एकेडमी में हमने प्रॉपर ट्रेनिंग की है 1 साल 2 साल, फिर उसके बाद रिजल्ट दिया। हमेशा हम एकेडमीज में भी ऐसे जाते थे जैसे फैमिली की कंडीशन को देख करके 2 महीने के लिए चले गए, 1 महीने के लिए चले गए, और उसमें हम लोग बहुत सीरियस होकर प्रैक्टिस करते थे। जैसे हमने सबसे बड़ा रोल रहा है अभी भी आज के टाइम में कि एकेडमीज में जाते हैं तो फोन का सबसे बड़ा रोल रहता है, मोबाइल फोन्स का सब मोस्टली यूज करते हैं। तो हम जैसे 2 महीने के लिए गए थे तो मैंने 2 महीने तक फोन यूज नहीं किया था, हमने ये रख दिया था। मतलब 2 महीने ना के बराबर घर पे अगर फोन स्विच ऑफ करके बैग में डाल दिया, और कभी कभार जैसे सैटरडे की नाइट में अपन यूज कर लेते थे, नहीं तो फिर हफ्ते में 1 दिन घर पे बात कर लिया, कुछ कर लिया, ऐसे बहुत कम, ना के बराबर हमने फोन यूज किया, पूरा अवॉइड किया। ईमानदारी से मेहनत की, उसके बाद हमें आके रिजल्ट भी मिला, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, हमेशा से बस एक रहा है थोड़ा सा मन में और दिल में कि नहीं 100% नहीं हो पाया। आप रहने वाले यूपी के हैं, आपकी एजुकेशन आपने LNIP से फाइनल की, उसके बाद इंदौर जाना कैसे हुआ सर आपका? कब थॉट आया आपको कि इंदौर जाके आपको वो एस्टैब्लिश करना चाहिए एकेडमी? एक मेरा फ्रेंड है पराग, उसने बोला कि एक एकेडमी है, वहाँ पे कुछ बच्चे हैं, कुछ अच्छे भी हैं, उससे तेरा एक फायदा हो जाएगा कि तू वहाँ पे चला जा, तेरी प्रॉपर ट्रेनिंग भी कंटिन्यू होगी, तू एक कोर्स से जुड़ा हुआ रहेगा और वहाँ पे कोचिंग भी देगा तो शायद कुछ फाइनेंशियली मदद हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद जो एकेडमी थी ये प्रकाश पादुकोण से अटैच थी, तो मुझे यहाँ पे आके अच्छा फीडबैक मिला। मैंने देखा बच्चे हैं, और प्रकाश पादुकोण की एकेडमी से यहाँ पे सुरेश बाबू सर है, वो आते थे कोच यहाँ पे सिखाने के लिए, मेरे साथ कैंप लेते थे, तो हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया। उसके बाद फिर जो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से प्रकाश पादुकोण को यहाँ से हटा दिया गया, मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई इनकी, थोड़ा सा इनका अंदरूनी था कुछ भी, और फिर ये एकेडमी जो चला रहे थे उनको भी यहाँ से हटा दिया गया। तो फिर मेरे को ऑफर किया गया था कि तुम पर्सनली ये एकेडमी टेक ओवर करना चाहते हो तो ले सकते हो, आप अपने नाम से चलाइए, अपनी एकेडमी का नाम अलग रखिए और आप पर्सनली ले लीजिए, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, आप अपना ट्रेनिंग दीजिए जैसे चाहते हो ऐसे। फिर धीरे धीरे जब इन्वॉल्व हो जाता है आदमी ऐसे, तो थोड़ा सा फिर बहुत सारी चीजें सोचने लगते हैं, और जब आप ट्रेनिंग देते हो ना तो आप फिर खुद की ट्रेनिंग पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हो। सर अभी बहुत शॉर्ट टर्म और या कोई लॉन्ग टर्म गोल आपके पास है कोई? अगर आप जैसे कभी कभी अपना मन होता है कि नहीं यार अपन कर सकते हैं, बैडमिंटन में बहुत अच्छा आगे अचीव कर सकते हैं, अपन प्रैक्टिस करें, लेकिन फिर उसके लिए हमको कोचिंग वाला पार्ट छोड़ना पड़ेगा, अपने को कोचिंग वाला पार्ट एकदम खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीजें बताते हैं, एग्जांपल भी होते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा फिलहाल के टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप प्रॉपर एकेडमी चला रहे हो और उसमें आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो आप बच्चों को टाइम दे पाओगे या खुद को टाइम दे पाओगे। तो अभी तो बस ये है कि ऊपर वाला ये सब कोविड वगैरह का थोड़ा
ये जो बीमारी है इसको खत्म करे तो आगे का कुछ सोचा जाए। अभी तो 2 साल से तो बहुत परेशान है सभी लोग, जी कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं। अपना फिलहाल ये है कि अपन एक एकेडमी खोलना चाहते हैं बहुत अच्छी गाजियाबाद के अंदर। मैं और सुमित तोमर मिलके एक बहुत अच्छी एकेडमी खोलने का प्लान चल रहा है। यही है कि अभी एकेडमी खोलना है और साथ साथ में जो जो चीज़ हम नहीं कर पाए, जो चीज़ फैसिलिटी हमको नहीं मिली, वो हम अपने जो ट्रेनर हैं, ट्रेनीज हैं, उनको दें। और जो अपना सपना था कि इंडिया के लिए मेडल दे, तो वो अपना पूरा नहीं हुआ तो एटलीस्ट अपने बच्चों को दें। राइट राइट। तो उनके थ्रू अपना सपना जीना है। हाँ हाँ, ये तो अब लाइफ है, अब चलती रहेगी। अभी क्या है ना, अगर अपन ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होंगे तो कोचिंग पार्ट छोड़ना पड़ेगा, कोचिंग पार्ट छोड़ेंगे तो फाइनेंशियली वाला प्रॉब्लम आएगा। राइट राइट। तो आप अपने बच्चों का कैसे मेंटल प्रेशर कम करते हैं, या जब आप एज अ प्लेयर खेलते थे तब आप अपना मेंटल प्रेशर कैसे कम करते थे? एक्चुअली क्या है ना, उसके लिए आपको, जैसे अगर आपको बहुत निगेटिव चीजें सोच रहे हो या मेंटल बहुत प्रेशर होता है, मेंटली प्रेशर होता है, जैसे टूर्नामेंट का प्रेशर होता है, या फिर रिजल्ट ना आना तब प्रेशर होता है, या फिर कुछ भी फैमिली का कोई भी बात होती है, तो आप में सबसे अच्छा जो आपको काम आता है वो आता है आपके कोच। जो आपके कोच होते हैं या आपके फ्रेंड सर्किल होते हैं, या फिर कोई ऐसा बंदा होता है जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सको, वो जो आपको पॉजिटिव चीजें समझाता है और आपको पॉजिटिव चीजें बहुत सारे लेता है। जैसे मैं कभी बहुत ज्यादा परेशान होता हूँ तो हम दोस्त हैं 4-5 लोग हैं, जो शान मोहम्मद, पराग, आर्यन, सुमित तोमर, और हमारा जो बैकग्राउंड साथ में जो हमारे साथ वाले हैं, और ये फिर मेरी माँ, मैं उनसे बात करता हूँ। और पापा से तो इतनी ज़्यादा बात होती नहीं, क्योंकि उनसे तो बस काम से काम, जो काम रहा बस वो बात ही, बस इतना ही चलता है। तो फिर अपने भाई से बात होती है। ये सबसे अहम रोल रहता है आपके कोच का, क्योंकि उस टाइम पे, आप प्रैक्टिस टाइम पे, आपके पास कोई नहीं होता, बस 1-2 फ्रेंड होते हैं, वो भी जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो नहीं होते, आसपास के आपके दोस्त होते हैं। कुछ हुए उनसे शेयर हो चुका, ठीक है, नहीं तो फोन पे बात कर लिए। आपका सबसे अहम रोल रहता है आपके कोच का, वो आपको किस तरीके से आपकी सिचुएशन हैंडल कराता है, आपका मेंटली प्रेशर कैसे कम कराता है, आपके निगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, वो कोच का अहम रोल रहता है। और हमेशा से मेरे साथ रहा भी है। जब मैं थोड़ा सा परेशान रहता हूँ या किसी चीज़ को रहता हूँ तो अपने कोचेस को फ़ोन लगा लेता हूँ। जैसे आपने अंसारी सर को फ़ोन लगा लिया, गोवर्धन सर से कब ज़्यादा बात नहीं हो पाती क्योंकि उनका इतना हैदराबाद में बिजी शेड्यूल रहता है, तो फ़ोन कर लिया, शैलेंद्र सर के पास फ़ोन कर लिया, प्रदीप सर जो हमारे कोच थे उनके पास फ़ोन कर लिया। और बाकी अपने फ्रेंड सर्किल में बात होती रहती है कि कुछ भी होती है तो प्रॉब्लम बताते हैं, तो वो, और दोस्तों को शेयर इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपके प्रॉब्लम का भी हंसी मजाक उड़ा के ना उसको ना सोचते हैं प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट, कि नहीं ये तो प्रॉब्लम नहीं है, तो बस प्रॉब्लम बता रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मस्त चीज़ है। ऐसे ही कुछ अपने दोस्तों को शेयर करते हैं तो बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस अपना शेयर कर देते हैं जिससे आपको अच्छा फायदा मिलता है और आपको निगेटिव थॉट्स आपके मन से चले जाते हैं। राइट सर, आपके हॉबीज क्या हैं साहब? क्या करना ज्यादा पसंद है? मुझे डांस अच्छा लगता है करना। प्रैक्टिस करते थे उस टाइम पे तो अपने ने ज्यादा पार्टीज की नहीं है, लेकिन कभी कभी जैसे संडेज वगैरह में घूमने का टाइम मिलता है, अभी भी कोचिंग टाइम में भी और जब प्लेयर थे तब भी संडेज में घूमना बहुत पसंद है। कि मूवी चले गए, पार्टी कर ली, या फिर डांस कर लिया। ये सैटरडे नाइट में हमारी जो हॉस्टल की पार्टी रहती थी वो हमेशा से यादगार रही है। अरे वाह, वी नेवर न्यू दैट वाजिद सर इतने अच्छे प्लेयर होने के अलावा एक अच्छे डांसर भी हैं। राइट, आप कौन सा स्पोर्ट चुनेंगे सर अगर आपको बैडमिंटन के अलावा चुनना पड़ा? फुटबॉल मुझे बहुत पसंद है, फुटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग। मोस्टली हम लोग फुटबॉल और क्रिकेट करते हैं क्योंकि स्विमिंग का हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता, तो फुटबॉल में बहुत एंजॉय करते हैं और क्रिकेट में। Who is your favorite badminton player sir? हमेशा से अगर जैसे सिंगल्स में देखा जाए तो किदाम्बी श्रीकांत हमेशा से मेरा फेवरेट रहे, और डबल्स पेयर में मुझे हमेशा से एक अक्षय दिवालकर भैया थे। अभी तो गेम उनका ज़्यादा हाईलाइट नहीं है और कभी इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन उनका गेम मुझे बहुत पसंद था। मैंने उनका लास्ट टाइम सैयद मोदी में 2015 में देखा था, 2014-15 में उनका गेम देखा था। उनका जो खेलने का तरीका था, उन्हीं से मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा भी हूँ, और बहुत सारी चीज़ें उनका गेम देख के। अक्षय दिवालकर, ज्वाला गट्टा हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं। आपके सबसे अच्छे और सबसे बुरे एक्सपीरियंसेस कौन से रहे हैं?
एक्चुअली सबसे बुरा एक्सपीरियंस तो तभी रहा था कि तब मैंने गेम छोड़ा। मतलब गेम छोड़ने की नौबत आई, ऐसे नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया, अभी भी कंटिन्यू खेल रहे हैं 2020 में। अभी रिसेंटली पिछले साल फेब में मैंने खेलो इंडिया भी रिप्रेजेंट किया। हमने ईस्ट जोन जीता है हमने। ऑल इंडिया में क्वार्टर फाइनल खेले हैं, खेलो इंडिया में भी क्वार्टर फाइनल खेले हैं। लेकिन वो एक प्रोफेशनल प्लेयर वाली बात की, आपको अंदर से नहीं लगता कि आप 100% नहीं दे रहे हो तो इसलिए तुम हार रहे हो, या फिर इसलिए तुम सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, या इसलिए तुम नहीं जीत पा रहे हो। खेलना और एक प्रोफेशनल खेलने में, दोनों में बहुत फर्क है। एक आप जब ट्रेनिंग कर रहे होते हो प्रोफेशनल तरीके से, तो आपको एक अंदर से आपका कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं नहीं तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, और बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं। लेकिन जब आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते हो, आपको लगता है कि हाँ नहीं इतना तो मैं कर लूंगा, उससे ऊपर की मुझे उम्मीद नहीं। जैसे अगर आप ऑल इंडिया भी जाएंगे, क्वालिफाई तो मैं कर लूंगा, लेकिन जीतने की उम्मीद नहीं है। तो वो एक फेज था जो सबसे बुरा था, जब गेम छोड़ने की नौबत आई और अपन ट्रेनिंग शुरू की तो बड़ा दुख हुआ, बहुत सारा फील होता था, बहुत बुरा अपने लिए भी और ऐसे भी। लेकिन एक अच्छा टाइम अपने लिए ये था, क्योंकि मैं ना अपने टाइम में अपने गांव का और डिस्ट्रिक्ट का तो बहुत अच्छा प्लेयर था मैं। 2012 तक मैं सबसे जीत जाता था। लेकिन जब मैं स्टेट पे पहुंचा तो हमने कैंप किया था 2012 में। हम लोग 15 लड़के थे, इंक्लूडेड सुमित तोमर, पराग मिश्रा, सार मोहम्मद, और भी बहुत सारे दोस्त थे मेरे, जो अभी भी दोस्त हैं हम लोग। तो वो हम लोग साथ में थे। तो उन सब में सबसे बेकार गेम मेरा था, 15 नंबर पे गेम मेरा आता था। तो मतलब मैं सोचता था, किसी ने कुछ भी बोल दिया, अपन गांव के थे जो बोलते हैं देसी, कि कुछ भी बोल दिया। अगर तुम्हें बोला गया कि रनिंग करने से गेम बढ़ता है, तो दोपहर में रनिंग कर रहे हैं 2012-13 में, रनिंग करने से गेम बढ़ता है, पुशअप्स करने से आपको पावर आती है। गेम के बारे में कुछ नहीं पता था इतना ज्यादा इन्वॉल्व थे ना, इतना ज्यादा पता था। ये भी नहीं पता था बैकहैंड कैसे खेला जाता है, स्टेपिंग क्या होती है, ड्रिबल क्या होती है, टॉस ड्रॉप क्या होता है, बस ये पता था खेलना है। लेकिन अपना फिजिकल फिटनेस इतना अच्छा था कि उसके थ्रू अपना इलाहाबाद हॉस्टल में सिलेक्शन हो गया था। तो उसके वहां जाने के बाद तो 15, जब हमने लखनऊ में कैंप किया, 15 लोगों में सबसे बेकार गेम मेरा था, मैं किसी से नहीं जीता। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है, धीरे धीरे मेहनत की 2013 और 14 में कोई बंदा ऐसा नहीं था जिसको मैंने नहीं हराया। 15 में, अपने 15 में, पहले तो अपने 15 की जो कहते नहीं कि एक दौड़ थी 15 की, कि नहीं आगे पीछे ऊपर नीचे स्टेट में भी, तो अपन उन 15 में कोई ऐसा नहीं है जिसको मैंने नहीं हराया। और उसके बाद जो मेरे से अच्छे प्लेयर थे, हमने उनको भी हराया, सिंगल्स में भी, डबल्स में भी। और अपना अच्छा रिजल्ट रहा। वो अपना एक पीक टाइम था, बहुत अच्छा टाइम था, जिसमें हमने बहुत एंजॉय भी किया, मेहनत भी की, और अपनी इस कंडीशन नीचे स्तर से बहुत ऊपर तक आए भी। और अभी अब मेरे डिस्ट्रिक्ट में और मेरे गांव में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो बैडमिंटन को लेके बहुत सीरियस है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कभी आपको स्पॉन्सरशिप मिली है या कैसे मिली है? हाँ, एक बार बस लीनिंग से स्पॉन्सर हुआ था मैं। एक मेरठ के अंदर स्कूल है, शांति निकेतन स्पोर्ट्स का स्कूल है वो, तो उन्होंने मुझे अपनी तरफ से ऑफर किया था खेलने के लिए सीबीएसई क्लस्टर। तो हमने सीबीएसई में हमारा सिल्वर मेडल पड़ा था, तो उन्होंने वहां से हमें लीनिंग की किट स्पॉन्सर कराई थी। और बहुत सारे ऐसे मेरे, जो आप बोल सकते हो कि आपका गेम पसंद है, आपके फैन हो या फिर आपके चाहने वाले, ऐसे काफी सारे लोग मिले हैं जिनकी वजह से मुझे स्पॉन्सरशिप एज ए फाइनेंशियली थोड़ा सा मिला है। जैसे किसी ने कुछ ये हेल्प कर दिया, किसी ने कुछ हेल्प कर दिया। हम जैसे टूर्नामेंट गए, टूर्नामेंट में जाने के लिए हमें स्पॉन्सर हमारी टिकट करा दी। तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे नाम है जिनको मैं बोल भी नहीं सकता, क्योंकि पर्सनली एक बंदे का नाम लूंगा तो फिर वो थोड़ा सही नहीं लगेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ स्पॉन्सर किया, किन्होंने कुछ चीजें स्पॉन्सर की, किसी ने हमारे फूडिंग का देखा, किसी ने हमारे होटल्स वगैरह का देखा, किसी ने टिकट कराई। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जो बहुत सारे खर्चे होते हैं, एक्चुअली क्या होता है ना, हर चीज बहुत ऊपर से अच्छी लगती है कि नहीं इंटरनेशनल खेल लिए तो तुम बहुत बड़े प्लेयर हो गए हो, और एक बार इंटरनेशनल खेल लोगे तो तुम्हें बहुत सारे स्पॉन्सरशिप मिलेगी, या तुम्हें पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, या वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो तुम जा रहे हो वो गवर्नमेंट देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है बैडमिंटन में।
आप इंडिया टीम से सेलेक्ट होके जाते हो, जो इंडिया में टॉप 5 या टॉप 10 रहते हैं, उन्हीं को इंडिया पूरा खर्च के साथ पूरा स्पॉन्सर करता है हर चीज के लिए। बाकी जो आप अपना इंडिया रिप्रेजेंट करते हो, उसमें आप जाने के बाद अगर मेडल देते हो तो इंडिया वहां से फिर सपोर्ट करते हैं अपनी जो बीआई गवर्नमेंट है या फिर BWF है या अपनी स्टेट गवर्नमेंट है। ऐसे तो बहुत सारे, जैसे हम स्टेट जाते हैं तो स्टेट में कोई स्पॉन्सर, लेकिन आप जीत जाते हो, अगर स्टेट जीत जाते हो तो आपका स्टेट भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगा हर तरीके से, फाइनेंशियली भी और आपको एकेडमीज के थ्रू भी और ट्रेनिंग के थ्रू भी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अदरवाइज आप तो एक नॉर्मल प्लेयर हो। जी सर। वो कहते नहीं उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, तो वही होता है। जी जी। सर, अभी हमारी जो इंडिया की सिचुएशन चल रही है स्पोर्ट्स में, तो बैडमिंटन के अलावा, अभी तो बैडमिंटन थोड़ा सा रेस कर रहा है, बैडमिंटन के अलावा क्या थॉट्स हैं आपके हमारी हॉबी सिचुएशन में, स्पोर्ट्स सिचुएशन में इंडिया की? क्या ना, हमारे देश में सबसे ज्यादा जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है स्पोर्ट्स के अगर मुकाबले देखा जाए तो वो है क्रिकेट। क्रिकेट के अलावा अगर कोई दूसरा सबसे तेजी से जो पॉपुलर गेम हुआ है वो है बैडमिंटन। और बैडमिंटन पॉपुलर होने के लिए भी उसका अपने दम पे बोल सकते हैं, अपनी मेहनत बोल सकते हैं, क्योंकि जो साइना नेहवाल, PV सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और परुपल्ली कश्यप और हमारी जो डबल्स पेयर हैं सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी, इन्होंने इतना मेहनत किया है कि उस लेवल पे जाके रिप्रेजेंट किया है, मेडल दिया है, रिजल्ट दिया है, तब जाके बैडमिंटन पॉपुलर हुआ है। नहीं तो बैडमिंटन भी पहले और बाकी गेम जैसा ही था, जैसे हमारे हॉकी हमारा नेशनल गेम है, उसका इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, इतना क्रेज नहीं है लोगों को। फुटबॉल हो गया, उसका इतना क्रेज नहीं है, बाकी और चीजें हैं, स्विमिंग हुई, एथलीट हुए, इनका इतना ज्यादा क्रेज नहीं है। और वो क्रेज इसलिए भी नहीं है क्योंकि या तो उस लेवल की उनको पॉपुलैरिटी नहीं मिली, या फिर उस लेवल पे उनको जो कहते हैं कि इज्जत नहीं मिली। उन्होंने रिजल्ट भी दिया है, लेकिन उनको इतना ज्यादा कुछ, हमारा इसमें अहम रोल मीडिया का भी आता है। मीडिया वही चीज दिखाती है जो आपको पसंद है, जो हो रहा है वो नहीं। आपको अगर क्रिकेट पसंद है तो वो क्रिकेट के बारे में दिखाएंगे, ना कि बैडमिंटन के बारे में। अगर आपको बैडमिंटन पसंद है तो वो बैडमिंटन, इस तरीके से आजकल का मीडिया चल रहा है। तो इसमें मीडिया का रोल है, अगर मीडिया चाहे तो हर गेम को हर अच्छे सपोर्ट करके न्यूज़पेपर के थ्रू और अपना लाइव टेलीकास्ट जैसे भी होता है। तो जैसे अगर आप देखा जाए तो दूरदर्शन पे क्रिकेट के अलावा कोई गेम नहीं आता, अगर आता भी है तो बहुत रेयर में आता है। अगर कोई भी टीवी चैनल पे क्रिकेट या बैडमिंटन आने लगा है। हॉकी भी अभी जब उन्होंने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया, बहुत सारी चीजें हुई, हॉकी, फुटबॉल और ये सब अब आने लगा है, तो ये थोड़ा थोड़ा और है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। तो इसमें हमारे बहुत सारा, इसमें एक अहम रोल हमारा पॉलिटिक्स का भी मान सकते हैं, क्योंकि अगर हम जैसे अगर कोई भी मिनिस्टर बनता है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनता है या BII प्रेसिडेंट या मेंबर बनता है, अगर वो रिलेटेड पॉलिटिक्स ना हो करके रिलेटेड स्पोर्ट्स हो, वो स्पोर्ट्स खेला हो, एटलीस्ट स्टेट तो खेला हुआ हो, तो उसको उस बारे में समझ होती है, उसके बारे में पता होता है कैसे खिलाड़ी बनता है। तो उसका मैं ज्यादा अहम रोल मानता हूँ कि अगर कोई खिलाड़ी, जैसे हमारे अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू सर, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सर थे, उन्होंने खेलो इंडिया शुरू किया। खेलो इंडिया का प्लेटफॉर्म आजकल इंडिया में बहुत हाई लेवल पे है। तो अगर हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड जुड़े हुए बंदे को अंदर आगे लाएंगे ना, तो वो अच्छा सोचेंगे। और जिनको कुछ पता ही नहीं है, आप उनको आगे लेके आ रहे हो, तो वो क्या करेंगे हमारे लिए। सर, एनी मैसेज यू वांट टू कन्वे टू अस? मैं थोड़ा सा एक जो भी सबके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि एक उतार चढ़ाव लाइफ में चलता रहता है, हार जीत भी चलती रहती है, लेकिन एक अपना डेडिकेशन से और डिसिप्लिन के साथ, ईमानदारी से मेहनत करते रहो। और कभी ना कभी ऐसा नहीं होता खिलाड़ी के साथ कि बिल्कुल तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आप मेहनत करते रहो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। और आप फिलहाल के टाइम में जो चल रहा है, कोविड पे थोड़ा सा ध्यान रखते हुए सेफ्टी के साथ, लेकिन अपने घर पे ही जो भी आपको इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ अपना, अगर आपको ऑन कोर्ट या ऑन ग्राउंड जो आपका नहीं हो पा रहा है, गेम नहीं हो पा रहा है, तो आप फिजिकल फिटनेस, ये स्ट्रेंथ पे ध्यान दे सकते हैं। आप थायराबैंड के थ्रू, वर्क के थ्रू, या फिर थोड़ा जंपिंग एक्सरसाइज के थ्रू आप कंटिन्यू अपना फिजिकल फिटनेस, स्पोर्ट्स वालों के लिए बोल रहा हूँ कि वो अपना फिटनेस लेवल बरकरार रखे, जिससे जैसे ही हमारा ये कोविड पीरियड खत्म होगा तो हम उसके बाद अपना अगर ट्रेनिंग पे जाएं, अपनी ट्रेनिंग पे जाएं, अपने कोर्ट पे जाएं, तो हमको वो चीज़ फेस ना करना पड़े कि नहीं यार बिगिनर टाइप से हमको लेना पड़ेगा, फिटनेस करना पड़ेगा धीरे धीरे।
तो अगर आप फिटनेस कंटिन्यू रखेंगे तो आप अपनी गेम को लेकर के तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे, बहुत जल्दी आप उसको कवर कर लेंगे। जी सर, थैंक यू शुभांगी, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए और थैंक मेरे यू साथ सर, इतनी सारी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।